हेलो बच्चों। देखिए, अपना जो लेसन है ये तीसरा लेसन चल रहा है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो इसका अभी मेरा तीसरा वीडियो है ये। और तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अमेरिका का जो वर्चस्व है उससे किस तरह से निपटा जाए। जैसे बात करते हैं कि अमेरिका जो वर्चस्व में आया हुआ है, जो शीत युद्ध काल के बाद में जो एकल महाशक्ति बच गई थी, एक ध्रुवीय महाशक्ति बच गई थी, तो उसने क्या है, पूरे विश्व में ऐसा वर्चस्व स्थापित कर लिया जिसका मुकाबला करना लगभग किसी देश के लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है, राजनीतिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आप देखिए, सैन्य क्षेत्र में आपने देखा कितने बहुत सारी कमान है, लगभग 6 कमानों की बात की हम, और अलग अलग महाद्वीपों में उन्होंने स्थापित कर रखा है। अगर कहीं पर भी कोई युद्ध होता है तो तुरंत अपनी वो सेना को भेज सकता है वो। और इसके अलावा आपने देखा कि जो ढांचागत जो क्षेत्र है उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो प्रौद्योगिकी के रूप में भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अपन से। तो अब बात यहाँ उठती है कि क्या इसका कोई उपाय है, क्या इससे निपटा जा सके। तो देखिए, जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि भाई इनसे ऐसा निपटा जा सकता है, तो वो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि उनसे किस तरह से निपटा जाएगा। देखिए, अभी लेसन को स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको मैं एक ब्रीफली चीज़ें बता देता हूँ कि उससे निपटने के लिए जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने किस प्रकार से बात कही है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपके सामने बहुत दानव आकार का कोई व्यक्ति है और आप उसे लड़ नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, निपटने के लिए मतलब वर्चस्व, यहाँ लिख ले, वर्चस्व से निपटने के लिए उपाय। अब उपाय में हम बात करेंगे कि जरूरी थोड़ी है एक ही उपाय काम करे, आप और दूसरा भी विकल्प ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हम उपाय प्लस विकल्प दोनों की बात करेंगे कि कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, पहला उपाय है कि हम अकेले नहीं लड़ सकते, है ना। अकेले नहीं लड़ सकते, तो अकेले नहीं लड़ सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे लोग मिल करके एक समूह बना लें, और उस समूह को हम कुछ पावर्स दे दें कि भाई आप जो हैं हमारी रक्षा करेंगे और हमारे विकास के लिए भी आप प्रयास करेंगे। तो एक सामूहिक सुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। तो हम उस महादानव जो है या महामानव जो है उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या वो फिर समूह है वो रक्षा कर सके, क्योंकि वह जो उसमें कई कमियां भी हो सकती हैं, मैं भी बात करूंगा उसको भी। तो अकेले नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। समूह कौन सा, जैसे अपने यूएनओ के बारे में सुना, 1945 में इसकी स्थापना हुई। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई वो 2 मूल चीजों के ऊपर हुई कि सामूहिक सुरक्षा की जाएगी, और दूसरी चीज कि विश्व में कहीं पर भी अगर युद्ध होता है तो युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा, विश्व युद्ध नहीं हो, इसके लिए आपको 100% प्रयास करना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है इसको हमने कुछ कानून बनाने की शक्ति दी, तो इसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है यह लागू जो किए जाते हैं वो भी यूएनओ के द्वारा लागू किए जाते हैं, लेकिन इन्हें मानने के लिए कोई भी देश बाध्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वह विश्व सरकार नहीं है, या यूं कहा जाए कि यूएनओ जो है वो एक संस्था है, ना कि कोई सरकार है। सरकार क्या होती है, जिसके पास पावर्स होती हैं, जिसके पास उन्हें लागू करने के लिए शक्ति होती। अब यहाँ पर इनके पास शक्ति तो है ही नहीं ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो देश है
अगर वो यह सोच के बैठा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से हमारी सुरक्षा होगी, तो वो शायद गलत सोच रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून मात्र जो घटनाएं हो रही हैं उनको कुछ समय के लिए रोक सकता है, अंकुश लगा सकता है, लेकिन पूर्णतः कभी भी नहीं रोक सकता। यहाँ हम लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण जो है विश्व सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल और केवल किसी भी युद्ध को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं रोक सकते, पूर्णतः नहीं रोक सकते। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जब ये नहीं रोक सकता है तो हमें क्या करना चाहिए। ये है, ना तो हम अकेले उसका मुकाबला कर सकते, ना कोई संस्था कर सकती, तो हमें क्या करना चाहिए। यहां पर हमारे दिमाग में कोई चीज आई, तो ऐसा कीजिए कि कुछ लोग मिलकर के कुछ समूह बना लीजिए। भाई ये सारे के सारे, अब एक चीज और भूल गया मैं आपको बताना, इस चीज से ही मैं आपको जोड़ देता हूं। जैसे मान लीजिए यूएनओ में लगभग क्या 193 देश है। वर्तमान में कितने देश हैं? 193 देश। जो यूएसए है वह भी तो इसमें शामिल है ना, और इसको क्या मिला हुआ है? वीटो पावर मिला है। दूसरी चीज, यूएसए के कुछ समर्थक देश भी हैं, इसमें समर्थक देश भी हैं। तो भला कैसे ये कहेंगे कि भाई यूएसए पर आरोप वो लगाइए, प्रतिबंध लगाइए? क्या कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे। अगर कोई भी देश या यूएनओ इस प्रकार से कर भी देता है तो वीटो कर देगा, तो वो लागू नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यूएनओ के माध्यम से सुरक्षा नहीं हो सकती, उन्हें अपने स्तर से प्रयास करना ही पड़ेगा। इसके बाद में हम देखेंगे अब कुछ समूह, जैसे मान लीजिए बड़े राष्ट्र हैं, जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें, भारत है, चीन है और रूस, ये मिलकर के प्रयास कर लें कि भाई अपन मिल जाते हैं और जो अमेरिका की जो वर्चस्ववादी नीति है उसका मुकाबला करते हैं, उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यदि ये मिल जाते हैं तो वास्तविक रूप में ये मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन ये इनके मध्य जो मतभेद पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? मतभेद। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 आदमी मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो हम उस 5वें व्यक्ति को हरा दें, या बड़ा जो व्यक्ति है उसको हरा दें। तो बड़ा आदमी क्या करेगा? उन छोटों में फूट डाल देगा, और फूट डाल करके किसी न किसी को अपने पक्ष में कर लेगा। ऐसे ही हो रहा है। जैसे चीन और रूस दोनों अभी वर्तमान में एक साथ बने हुए हैं। ये जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो जब भी कभी यूएनओ में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है तो चीन जो है उसमें क्या कर देता है? या तो उसके विरोध में वोट डालता है या एब्सटेन कर जाता है। एब्सटेन तो अभी तक नहीं किया है उन्होंने, मतलब उस प्रक्रिया से बाहर तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? अभी तक प्रतिरोध किया है। भारत क्या कर रहा है? यूएसए से थोड़ा सा प्रेरित है, नजदीकियां हैं, हम यूं कह सकते हैं, नजदीकियां। कारण क्या है कि जो चाइना है उससे हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है तो क्योंकि हम जैसे 1961 और 62 में जो युद्ध हुआ था उसकी बात करें तो हमने रूस से कहा था कि भाई चाइना को समझाइए, लेकिन रूस ने, क्योंकि उसका जो साम्यवादी प्रणाली है वो चाइना और रूस दोनों में ही थी, तो चाइना का पक्ष ले रहा था रूस उस दौरान। तो हमने क्या है, भारत ने जो है यूएसए से सहायता मांगी थी। तो अगर कभी भी चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट होता है तो रशिया जो है वो हमारा साथ ना दे करके किसका साथ देगा? या तो चाइना का साथ देगा या फिर न्यूट्रल रहेगा, बिल्कुल हमारा साथ नहीं देगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? चाइना से जो हमारा मैटर चल रहा है डिस्प्यूट वाला, जो सीमा से संबंधित है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूएसए से क्या लेना पड़ेगी? सहायता लेनी पड़ेगी। तो इस मामले में हमें बिल्कुल चौकन्ना भी रहना चाहिए। इसलिए भारत क्या कर रहा है?
एब्सटेन कर रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध के मामले में, ठीक है ना। तो इनके मध्य जो है वो संबंध विकसित ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते। जैसे अभी हमने क्वाड की बात करी, क्वाड एक ग्रुप है, 4 देशों का जो ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए है, 4 है। वो क्या कर रहे हैं, चाइना को काउंटर कर रहे हैं। मतलब चाइना की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के प्रतिरोध के या उस चाइना पॉलिसी का प्रतिरोध कर रहे हैं। चाइना जो है विश्व में जो साम्राज्यवादी एक तरह से हम कहें कि जो आर्थिक उपनिवेशवाद है उसको बढ़ावा दे रहा है। चाइना क्या करता है, अपने जो सामान है अपने वहाँ जो है सस्ता सामान बनाता है और उसको डंपिंग और कर देता है। मतलब जो लागत आई है उससे भी कम मूल्य में बाहर विदेशों में वे सामान बेचता है, जिससे उसका मार्केट जो है वो बढ़ रहा है। तो जो वहाँ के जो लोकल वस्तुएं हैं उनकी प्रायोरिटी में क्या आ रही है, उनकी या मूल्य में या प्राइस में कमी आ रही है, जिससे उनका जो बाजार है या उनके वहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके वहाँ संस्थाएं या कंपनी काम कर रही हैं, वहाँ उनमें बेरोजगारी और वहाँ मंदी आई हुई। तो अब यहाँ देखिए, तो ये भी मतभेद के कारण एक नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं निपट सकते वर्चस्व से। तो ये विकल्प भी काम नहीं आया। फिर इसके बाद में और दूसरा क्या विकल्प हो सकता है कि भाई जब ना तो हम अकेले लड़ सकते, ना हम समूह के माध्यम से लड़ सकते, ना हम ग्रुप बना सकते हैं 2 आदमी 4 आदमी का, है ना। तो फिर क्या करें, लास्ट में एक ही उपाय बचता है ना, क्या बचता है, बैंड वैगन थ्योरी। बैंड वैगन, आपने नाम सुना होगा बैंड वैगन थ्योरी का। देखिए नाम है ये मैंने बीच में से लिया है क्या कि जो महाशक्तियां हैं उनके साथ में मिलकर के काम करना, टकराव के स्थान पर क्या करेंगे हम, टकराव के स्थान पर सहयोग, क्या करना है हमें, सहयोग करना है। जैसे मान लेते हैं आपने कभी, अच्छा आपका हो सकता है शादी नहीं हुई हो, लेकिन कभी बारात में गए हैं आप लोग। अगर बारात में गए हैं ना, तो एक चीज तो आपको पक्का होगा कि बाराती जो होते हैं या तो उसके रिश्तेदार होंगे, किसके, दूल्हा होगा, या उसके मित्र मंडली के लोग होंगे, वही होंगे ना। अगर आपको उसके दुश्मन है तो क्या आप बारात में जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो बारात में आप नहीं जाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि ना आपको वो लेके जाएगा ना आप वहां जाएंगे। दूसरी चीज, बैंड वैगन मतलब होता है जैसे बारात में आगे आगे दूल्हा चलता है, उसके पीछे पीछे कौन चलता है, बैंड वाले चलते हैं, बैंड वाले चलते हैं ना, बैंड बजता जाता है, फिर उसके पीछे कौन चलता है, बाराती चलते हैं, नाचते हुए चलते हैं, गाते हुए चलते हैं, मौज मस्ती से चलते हैं, क्योंकि आगे चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, संभाल लेगा आगे वाला, क्योंकि वो शादी कर रहा है। तो अगर कोई भी उसे कहेगा तो कहेगा नहीं मैं तो शादी नहीं कर रहा, तो मना भी कर सकता है लास्ट में आकर के। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सारे लोग क्या करते हैं, वहां के गांव वाले, भाई जैसा करने दो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो चलो इनकी छूट है। तो बाराती भी खूब मजा करके उसके आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं उसको। अब यहाँ एक चीज है कि बैंड जो चल रहा है ना उसके पीछे बाराती चल रहे हैं, अगर उस दूल्हे का दुश्मन हुआ तो क्या उस बारात में शामिल होगा, नहीं होगा। दूसरी चीज, क्या खाना खाएगा, चलो गलती से खाना भी खा लिया, बारात में भी आ गया है, तो विदाई होते समय है ना, क्योंकि बारात जब खाना खाने के बाद में विदाई की हो जाती है तो उसको कुछ पैसे वैसे दिए जाते हैं। तो वहां जाकर के दूल्हे जो वहाँ के घराती होते हैं, जो दुल्हन के पिता वगैरह होते हैं, परिवार वाले होते हैं, तो वो विदाई करते हैं, तिलक लगा करके विदाई करते हैं। तो गलती से दूल्हे ने देख लिया, अच्छा मेरा वो दुश्मन है, अच्छा इसको आज देखता हूँ, उसको कहेगा ये मेरे साथ का नहीं है, इसको विदाई मत दो। अब भाई साहब यहाँ एक तो बेइज्जती हो गई, दूसरी चीज बारात जो वहां घर आती हैं वो क्या सोचेंगे, अच्छा गलती से कोई दूसरा आ गया है, खाना भी खा लिया है, पैसे भी लेने के लिए तैयार खड़ा है, तो अब बताते हैं बेटा तुझे, तो उसे क्या करवाएंगे जानते हो, बर्तन साफ करवाएंगे। अच्छा बेटा आप बर्तन साफ कर, लगाए रखेंगे उसको। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए यहाँ क्या है कि अगर हम अमेरिका के सहयोग या अमेरिका के साथ चलेंगे ना, तो हमारा यहाँ पर हमें पैसे भी मिलेंगे ना, क्या मिलेगा, हमें पैसा भी मिलेगा,
हमारा क्या हो गया, व्यापार भी हो जाएगा, व्यापार में भी हमें सुविधा मिलेगी और हमें क्या मिलेगी, प्रौद्योगिकी भी मिलेगी। इसके इसके अलावा भी क्या होगा, आप अगर किसी के साथ लड़ाई भी कर रहे हैं ना, क्योंकि आपके ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो डबल हो जाता है ना। तो डबल जब हो गया तो इसका मतलब ये है कि आप उस काम को बड़े आसानी से कर देंगे। ऐसी स्थिति में आप अपना विकास कर पाएंगे। जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होगी, वृद्धि करेगी। अर्थव्यवस्था क्या करेगी, वृद्धि करेगी। तो आपके जो यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका निपटारा कर सकते हो ना। तो जो बैंड वैगन थ्योरी है वो ये कहती है कि भाई आप टकराव के स्थान पर क्या करें, सहयोग करें। उसके जो वर्चस्व से जो बाहर निकल के जो चीजें आ रही हैं, उसका जो वर्चस्व है, उससे जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, उनसे आप अवसरों का लाभ प्राप्त करें और अपना विकास करें। ठीक है, इसके बाद में आती है बैंड वैगन थ्योरी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि यार देखिए ना, ये चापलूसी वाली पद्धति छोड़ दीजिए, चापलूसी करना ठीक नहीं। कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं ना, कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं, तो भाई ठीक है, मैं तो देख तेरे पीछे आऊंगा नहीं, ना मैं तेरे से सहयोग मांगने का भी आऊंगा, मैं चुपचाप रहूंगा। क्या रहूंगा, चुपचाप रहूंगा। भाई चुपचाप वाली जो नीति है ना, मतलब छुपने वाली जो नीति है, छुपने वाली, भाई जब मैं आपसे लड़ाई ही नहीं करूंगा, आपका विरोध ही नहीं करूंगा, तो आप मेरा कुछ करेंगे नहीं। तो जो नजर है ना, नजरों से बचा रह सकते हैं, उसके क्रोध से बचे रह सकते हैं। लेकिन ऐसी कब तक हम ये सहन करें, कब तक हम ये काम कर रहे हैं कि छुपे रहें आंख बंद करके। जैसे एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि भाई मैं छुप के रह सकता हूं कितने दिन। आप वैश्वीकरण के युग में रह रहे हो, वैश्वीकरण के युग में रह रहे हो, तो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप छुप के रह सकते हो, नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक वैश्विक गांव है, ये एक बहुत बड़ा गांव है और जिसमें आपको रहना ही है, और उसमें ही सारे लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, बड़े भी छोटे भी, सभी रहते हैं। तो आप कैसे छुप के रह सकते हो। हाँ, एक तरीका जरूर हो सकता है छुप के रह सकते हो। आप आंख बंद करके बैठ जाइए और दूसरे दूसरे लोग तो आपको देखेंगे, लेकिन आप किसी को नहीं देखेंगे। तो आपके मन में ये भावना पैदा होगी, अच्छा मुझे कोई नहीं देगा, बस यही होगा। मतलब दूसरे तो देख रहे हैं, लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन आप वैश्वीकरण के युग में कभी नहीं रह सकते अलग। तो अगर रह सकते हो तो कोई गरीब आदमी जो है ना, क्योंकि गरीब आदमी का कोई भी बुरा नहीं मानता है, इसलिए आप गरीब बन के तो रह सकते हैं। और गरीबी हमेशा अभिशाप जैसी स्थिति होती है, वो सभी बुराइयों का कारण भी हो सकती है। तो एक चीज यहां पर निकल के आती है कि आप गरीब हैं तब तक रह सकते हैं, लेकिन आपने यदि ये सोच लिया कि भाई मुझे विकास करना है, तो आपको प्रतिरोध करना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप छुप के कभी भी नहीं रह सकते। तो ऐसी ऐसी स्थिति में भी आप नहीं रह सकते। ये विकल्प भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि जो छुपने वाली जो नीति है, उसमें ज्यादा दिन तक हम नहीं रह सकते। केवल नजरों से और उनके क्रोध से कुछ समय के लिए हम बच सकते हैं, अधिक समय के लिए हम नहीं बच सकते। इसके बाद आती है बहुत बड़ी, वो सबसे शानदार है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। वो है राजनीति। इसको कहते हैं राजनीति। जब आपसे जैसे मान ले जाए आपका कोई बड़ा दुश्मन है ना, और आप उससे कभी जीत ही नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उसके घर में लड़ाई करवा दो, या उसके दुश्मनों में फूट डाल दो, या उसके जो आसपास के जो रहते हैं ना, उसमें इस तरह से माहौल क्रिएट कर दो जिससे कि उसका जीना दूभर हो जाए। ऐसी स्थिति ही यहाँ की कुछ ऐसी है कि राज्येतर जो संस्थाएं हैं, राज्येतर संस्थाएं, ये कौन सी होती हैं राज्येतर संस्थाएं? भाई राज्य से इतर, राज्य से इतर, इतर का मतलब होता है बाहर, मतलब दूसरी कोई अन्य। राज्य से जो अन्य संस्थाएं, जैसे आपने देखा हो गया एनजीओ,
एनजीओ काम करता है। आपने देखे होंगे बुद्धिजीवी वर्ग, जीवी वर्ग, ठीक है, लॉबी देखी होगी आपने। कलाकार देखे होंगे, कलाकार देखे होंगे आपने। इसके अलावा आपने देखा होगा लोकतंत्र में तो आप देख ही रहे हैं, लोकतंत्र में दबाव समूह, है ना। तो ये जो और इसके अलावा आप और इसमें देख सकते हैं सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन भी आप लिख लें इसमें, सामाजिक आंदोलन। ये जो लोग हैं ना, और भी हो सकते हैं राज्य से बाहर संस्थाएं हो सकती हैं जो राज्य नहीं है बल्कि राज्य से बाहर इसी प्रकार की एक्टिविटीज करती हैं जो राज्य करते हैं। ये है ना बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित होते हैं। ये तर्क पे आधारित बात करते हैं, ऐसा नहीं करते हवा में तीर मार दिया। ये राज्य के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं तर्क पे आधारित होकर के, ये राज्य का विरोध कर सकते हैं, राज्य की जो कमियां हैं उनको उजागर कर सकते हैं। अगर मान ली जाए कोई राज्य, या यूं कहें कि अमेरिका जो है वो निरंकुश पद्धति को या वर्चस्व वाली पद्धति को लेकर के चल रहा है, या पुलिसमैन वाली भूमिका को लेकर के चल रहा है विश्व में, तो आप एक चीज देखिएगा कि यदि लोकतंत्र, समानता या फिर स्वतंत्रता को कहीं पर भी हानि होती है, जैसे मान ले जाए समानता की बात करते हैं, तो बुद्धिजीवी वर्ग क्या करता है, समानता की बात करता है। वो अपने को उस धरातल पे होकर के सोचता है कि यदि मैं वहां होता तो मैं क्या सोचता। जैसे मान ले जाए इराक में युद्ध हो रहा है, अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा है, तो अगर हम ये सोचे कि भाई मैं अगर इराक में होता या अफगानिस्तान में होता और बम हमारे घर के आसपास गिर रहे होते, तो हमारे वहां पर कैसी व्यवस्थाएं होती, कैसी कैसी स्थितियां उत्पन्न होती, तो मैं क्या सोच रहा होता। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो है ना वहां पर रह करके सोचता है। जैसे मान ले जाए कोई पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति की तरह सोचना, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना सहानुभूति कहते हैं। समानुभूति और सहानुभूति दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उसके जैसा होकर के सोचते हैं ना, तो इस प्रकार से वो बुद्धिजीवी वर्ग सोचता है। तो यहाँ जो है बुद्धिजीवी वर्ग जो है इस तरह से सोचता है और सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। तो ये जो वर्ग है उसके वर्चस्व को चुनौती दे सकता है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। भारत में जैसे हमारे भारत में तो बड़ी अच्छी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, कि पूरा विश्व हमारा क्या है, परिवार है, और परिवार में रह करके ही हम सब लोग विकास कर सकते हैं, दादागिरी से नहीं कर सकते। अगर किसी के ऊपर भी वर्चस्व करना है या फिर अपनी बात को स्वीकार करवाना है तो दादागिरी से न करके रजामंदी से करें, स्वीकृति प्रदान लें उससे। स्वीकृति के सिद्धांत पे हम काम करते हैं, ना कि हम बल की नीति पे काम करते हैं, दबाव की नीति पे काम करते हैं। तो ये था आपका कि भाई किस तरीके से निपटा जा सकता है। तो आज का टॉपिक जो हमारा था वो इतना ही है। धन्यवाद।